रात का अंधेरा अपने पूरे चरम पर था और आज वाकई रात के सन्नाटे में पूरे कब्रिस्तान से नवजात बच्चे के रोने की आवाज़ आ रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उस बच्चे को बहलाने वाला कोई नहीं हो, जैसे वो बिल्कुल अकेला हो। वो लगातार रोए जा रहा था। यह आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर भी मैंने कब्रिस्तान के गेट के पास अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। इस पुराने कब्रिस्तान के बारे में ये मशहूर था कि वहाँ रात के सन्नाटे में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज़। लेकिन हकीकत ये है कि मैंने इस बात पर कभी गौर नहीं किया था और मैंने ये आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। हालांकि मैं रोज़ाना अपने अखबार के ऑफिस से रात के वक्त इसी रास्ते से गुज़रता था जो पुराने कब्रिस्तान के टूटी फूटी दीवारों के किनारे किनारे बनाई गई थी। अपने अखबार के आखिरी कॉपी प्रेस देने के बाद मैं लगभग रोज़ाना रात के 1 बजे ऑफिस से घर के लिए निकलता था और रोज़ाना इंतज़ार करता था कि मैं भी कब्रिस्तान में रोने वाले बच्चे की आवाज़ सुनूं, जैसा कि लोग कहते थे। लेकिन हर बार मुझे मायूसी ही होती थी। मायूसी शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि मैं एक पढ़ा लिखा और नए ख्यालों वाला होने के बावजूद भी भूत प्रेत आत्माओं, चुड़ैलों और इन सब चीज़ों पर विश्वास रखता था। मैं विश्वास करता था कि अगर दुनिया में अच्छी शक्तियां हैं तो बुरी शक्तियां भी रहती हैं और हमारी दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ काली शक्तियां भी हैं जो कहीं ना कहीं तो वास करती ही हैं। एक अखबार के एडिटर के हैसियत से कई बार मेरे दोस्तों में ऐसे वीरान जगहों और ऐसी घटनाओं को लेकर बहस होती रहती थी। लेकिन ये बहस कभी ख़त्म नहीं होते थे, क्योंकि जब मेरे दोस्त मुझसे ये पूछते हैं कि क्या मैंने कभी किसी आत्मा या भूत प्रेत को महसूस किया है, तो मैं खामोश हो जाता था, क्योंकि मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन 10 जुलाई की अंधेरी वीरानी रात को मेरे दोस्तों के सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए, क्योंकि मैं रोज़ की तरह ऑफिस से रात के 1 बजे अपने घर मोटरसाइकिल से जा रहा था। अचानक ही पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही मेरे कानों में एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो बच्चा लगातार रोए जा रहा था और उसके रोने की आवाज़ पूरे सुनसान माहौल में गूंज रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उस पुराने कब्रिस्तान के गेट के पास अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। बच्चे के रोने की आवाज़ अभी भी आ रहे थे। अंदर कब्रिस्तान में चारों तरफ घना अंधेरा था और एक भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। मैं कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा अंदर के वीराने अंधेरे को देखता रहा और फैसला करता रहा कि अंदर जाऊं या ना जाऊं। लेकिन फिर जैसे मेरे कदम अपने आप ही उठ गए, मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे बच्चे के रोने की आवाज़ मुझे अपनी तरफ खींच रही हो, जैसे वो रो नहीं रहा हो बल्कि मुझे पुकार रहा हो। ये पुराना कब्रिस्तान शहर के उस इलाके में था जो अब वीरान हो चुका था। उस कब्रिस्तान के कुछ दूरी पर नीचे ढलान में जाकर कुछ करीब लोगों की झोपड़ियाँ बनी हुई थी। तकरीबन 200 साल पुराने इस कब्रिस्तान में पुरानी कब्रें मौजूद थे। कुछ कब्रें ज़मीन के अंदर धंस चुके थे, कुछ कब्रें सही थे, लेकिन उस पर भी काई सी जम गए थे
और उसके पत्थर काले पड़ गए थे। ये कब्रिस्तान एक समय में अमीरों का कब्रिस्तान हुआ करता था। शहर के अमीर घराने के लोगों को मरने के बाद यहाँ दफनाया जाता था। यहाँ कभी बगीचे थे और फूलों से भरे हुए पौधे थे, पानी से भरे हुए हौज थे और इसकी रखवाली करने के लिए कुछ आदमी भी रहते थे। लेकिन अब यहाँ मलबे का ढेर था और गंदे पानी से भरे हुए गड्ढे थे। अब यहाँ ना रोशनी थी, ना ही सफाई थी और ना ही इसकी रखवाली करने वाला कोई आदमी था। सिर्फ एक बूढ़ा और बीमार गोरकन था जिसने कब्रिस्तान के गेट को बाहर की तरफ से एक छोटी सी झोपड़ी बना रखे थे। लेकिन वो गोरकन भी दिन ढलते ही अपने घर चला जाता था। पुराने कब्रिस्तान का माहौल इतना डरावना था कि दिन के समय भी इसमें दाखिल होने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। यहाँ सांप और बिच्छू भी बहुत थे और इस कब्रिस्तान के बारे में ये भी बातें सुनने को आई थी कि यहाँ रात को कफन में लिपटे मुर्दे चलते हुए दिखाई देते हैं। हमारे मोहल्ले का एक आदमी था जिसने बताया कि एक बार आधी रात को वो साइकिल से इसी रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा था कि अचानक एक कफन में लिपटे हुए लाश ने हाथ के इशारे से उसे रुकने को कहा। और जब वो आदमी साइकिल को रोकने के बजाय डरकर तेजी से चलाने लगा तो कफन में लिपटी हुई लाश एक भयानक हंसी हंसते हुए उछलकर उसकी साइकिल के पीछे सवार हो चुके था। सुबह को वो आदमी बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे पड़ा मिला था और अस्पताल में 2 दिन तक बेहोश था। और अब 10 जुलाई को इस अंधेरी रात में मैं इन सारी बातों को नज़रअंदाज करके भी इस कब्रिस्तान में अंदर दाखिल हो चुका था और मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ उठ रहे थे जिस तरफ से एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं इस तरह आगे बढ़ रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। मैं चलता चला जा रहा था और आगे बढ़ता रहा। फिर एक पुराने कब्र के पास आकर रुक गया क्योंकि आवाज़ उस कब्र के पास से आ रहे थे। एक बार के लिए फिर जैसे मुझे होश आया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पसीने से नहा गया। मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे मेरे रगों में खून जम कर रह गया हो। धड़कते हुए दिल के साथ मैं उस कब्र के कुछ दूरी पर खड़ा रहा और मेरे पैर कांपने लगे थे। दुनिया में कोई शख्स ये सोच भी नहीं सकता कि किसी पुराने कब्र के अंदर से नवजात बच्चे के रोने की आवाज़ आ सकती थी। ये आवाज़ अब कोई वहम नहीं बल्कि हकीकत थी। अब तक मैंने लोगों के मुंह से सुना था, लेकिन अब इस बच्चे के रोने की आवाज़ को बिल्कुल करीब से सुन रहा था और ये सच था। ना मेरे कान धोखा खा रहे थे और ना ही मेरी आँखें। अचानक मैंने महसूस किया जैसे मुझे कोई कह रहा हो, मुझे इस कब्र से बाहर निकालो, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था, बस अंधेरा और सन्नाटा। मैं था और बच्चे के रोने की आवाज़। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। मैं नहीं जानता था कि मेरे ऊपर कौन सी अदृश्य शक्ति हावी हो गई। कुछ ही देर तक मैं उस कब्र से कुछ ही दूरी पर खड़ा रहा और कब्र से बच्चे के रोने की आवाज़ लगातार अभी भी आ रहे थे। अचानक ना जाने मुझे क्या सूझा कि मैं कब्रिस्तान के बाहर उस गोरकन की बनी हुई छोटी सी झोपड़ी में आ गया और वहाँ पर मैं फावड़ा तलाश करने लगा। झोपड़ी में चारों तरफ देखने के बाद एक कोने में मुझे फावड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया।
तो मैं फावड़ा तुरंत लेकर कब्रिस्तान के वापस आ गया और उस कब्र को खोदने लगा जिसमें से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रहे थे। मुझ पर एक पागलपन सा छा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने पुराने कब्र को खोदने की ताकत मुझ में कहाँ से आ गई। मैं कब्र पर फावड़े से लगातार वार किए जा रहा था और 1 घंटे के अंदर मैंने उस कब्र को पूरा खोद डाला। मुझे अब कब्र के ऊपर पड़ा हुआ पत्थर का तख्त दिखाई दिया। उस तख्त को मुझे हटाना था। मेरे अंदर ना जाने कौन सी ऐसी ताकत आ गई कि मैं कब्र खोदने के तुरंत बाद उस तख्त को हटा दिया। और जैसे ही उस तख्त को हटाया तो सामने का मंजर देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वाकई उसके दिल की धड़कन रुक जाती या फिर वो पागल ही हो जाता। मैं खुद हैरान हूँ कि उस वीरान रात को ये मंजर देखने के बाद मैं जिंदा कैसे रह गया। मेरी दिल की धड़कनें बंद क्यों नहीं हो गई। लेकिन अब सोचता हूँ कि अगर उस रात दहशत से मर गया होता तो ये दास्तां लोगों तक कैसे पहुँचती। कब्र का तख्त हटाने पर मैंने देखा एक जवान और खूबसूरत औरत की कफन में लिपटी हुई लाश बिल्कुल ताज़ा हालत में कब्र में लेटी हुई थी, जिसमें सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा था। उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत था और एक नवजात बच्चा औरत के पास ही में पड़ा रोते हुए हाथ पैर मार रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से बच्चे को कब्र से उठा लिया और मेरे हाथों में आते ही वो बच्चा चुप हो गया। अब तक वो लगातार रोए जा रहा था, लेकिन अब उसका रोना बंद हो चुका था। मैंने अपना कोट उतार कर ज़मीन पर बिछाया और उस बच्चे को लिटाकर फिर से उस कब्र को दोबारा से उस तख्त के ऊपर रख दिया और बंद कर दिया। कब्र बंद करने के दौरान मैं बार बार बच्चे की तरफ देखे जा रहा था, ये देखने के लिए कि कहीं कोई सांप या कोई बिच्छू उसे नुकसान ना पहुंचा दे। ना जाने क्यों उस बच्चे के हाथ में लेते ही मुझे एक अनोखा सा लगाव उससे हो गया था। मैं फैसला कर चुका था कि मैं इस बच्चे को अपने घर लेकर जाऊंगा। मैं इस बच्चे की परवरिश करने का पूरा इरादा कर चुका था, ये सोचे समझे बगैर कि आखिर एक बंद कब्र के अंदर एक बच्चा इतने वक्त से कैसे रो रहा था। आखिर वो जिंदा कैसे था। मेरे दिमाग में ये सवाल आए ही नहीं। ये फैसला करते हुए मैं वापस पीछे मुड़ा और उस बच्चे को गोद में उठाकर अपना कोट बदन में डाला। मैं उस कब्रिस्तान से बाहर निकला और उस बच्चे को मोटरसाइकिल के सामने की तरफ बिठाकर मैं बैठा और फिर मैं धीरे धीरे मोटरसाइकिल लेकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं बहुत ही संभल कर चला रहा था। मुझे डर था कि वो बच्चा बहुत छोटा था, पता नहीं वो कैसे बैठा रहेगा सामने की तरफ। मैं एक हाथ से उसे पकड़े हुए था और एक हाथ से मोटरसाइकिल चला रहा था। मैंने महसूस किया कि उस बच्चे का बदन बहुत ही ठंडा था। उसका शरीर पूरा ठंडा था, इतना ठंडा कि जैसे एक बर्फ़ की सिल्ली हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, मैंने बाइक चलाना जारी रखा। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी मैंने महसूस किया कि मेरे टांग मुझे वहाँ पर कुछ महसूस हो रहा है। मैंने नीचे की ओर देखा तो पाया कि उस बच्चे के पैर मेरे पैर से टकरा रहे हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है। ये बच्चा तो बहुत ही छोटा है, इसके पैर मेरे पैर तक कैसे पहुंच सकते हैं।
मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे वो बच्चा साइज में बड़ा होता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, मगर मैं इतना ज़रूर समझ गया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उस बच्चे का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गए। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें जैसे आग चमक रहे थे और उसका पूरा चेहरा सड़ा गला था। मैं समझ गया कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि ये कुछ और ही है। अब तक वो बच्चा बहुत बड़ा हो चुका था। मैंने तुरंत उस बच्चे को बाइक से नीचे उतारा और बगल में रखकर वहाँ से भाग निकला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। मेरे हाथ पैर थर थर काँप रहे थे। मैंने साइड मिरर से पीछे की ओर देखा जहाँ पर मैंने उस बच्चे को रखा था। वहाँ से वो बच्चा अब गायब था। मैं समझ चुका था कि वो कोई बच्चा नहीं था बल्कि वो कुछ और ही था। मैं भागते भागते जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल चलाकर जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। मैंने ये घटना किसी को नहीं बताई। पता नहीं कौन मेरे ऊपर विश्वास करता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। हालांकि ये घटना थोड़ी पुरानी है, मगर वो घटना इतनी ज़्यादा अजीब है कि मुझे आज तक अच्छे से याद है। वो साल था 2007। यह उन दिनों की बात है जब मैं नया नया ग्रेजुएट हुआ था। मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। उस रात जब हम सारे दोस्त अपना अपना काम निपटाकर घर की ओर बढ़ने ही वाले थे, तभी मेरे एक दोस्त नितिन ने कहा, यार घर जाकर क्या करेगा, चल आज पार्टी करते हैं। मैंने दोस्तों को इकट्ठा किया है रोहित के घर पर, क्या बोलता है? तो इस पर मैंने कहा, अच्छा ऐसा है तो चलो फिर। जिसके बाद हम लोग फैक्ट्री से घर ना जाकर सीधे रोहित के घर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर देखा तो रोहित ने सारा इंतज़ाम कर रखा था। वहाँ पर पीने पिलाने का सारा इंतज़ाम था। हालांकि मैं पीता नहीं था, मगर दोस्तों के साथ बैठकर काफ़ी मज़े किया करता था और चखने का सामान मैं अकेले ही सारा खा जाया करता था। इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचा था। सारे दोस्त पीने पिलाने में बैठ गए और मैं उन लोगों के साथ बैठ बातें करने लगा और खाने पीने का सामान टटोलने लगा। यूं ही कुछ देर तक दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करने के बाद अचानक मेरी नज़र घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि घड़ी में वक्त हो रहा था 12:15 का। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार सुनो, अब मुझे चलना चाहिए, घर पर मेरी बीवी अकेली है। तो इस पर मेरे दोस्तों ने कहा, हाँ भाई तब तो तू जा, हम लोग कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से। जिस पर मैंने अपने दोस्तों से अलविदा लिया और सीधे अपने घर की ओर निकल पड़ा। बाइक चलाते हुए मुझे ठंड का एहसास हो रहा था और ऐसा हो भी क्यों ना, दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो चल रहा था, कड़ाकेदार ठंड थी। मेरे हाथ लगभग कांप ही रहे थे हैंडल पर, मगर फिर भी मैं किसी तरह से बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। रोहित का घर रिहायशी इलाकों से अलग एक सुनसान जगह पर था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर रोहित ने इस सुनसान जगह पर घर लिया है क्यों। ना ही यहाँ कोई सुविधा है और ना ही ज़्यादा लोग रहते हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो बस यहाँ से निकलने से ही मतलब था। इसलिए मैं उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था और कुछ भी नहीं, ना कोई दुकान ना ही कोई इंसान। मैं किसी तरह बाइक चलाते हुए अभी आगे बढ़ ही रहा था
कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा नजर आया। मैं चौंक उठा और मैंने बाइक को ठीक उस बच्चे के पास ले जाकर रोका। वो बच्चा सड़क के बीचों बीच खड़ा था। देखने से उसकी उम्र यहीं कोई 5-6 साल की रही होगी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये छोटू बच्चा इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात के क्या कर रहा है। तो मैंने बाइक का इंजन बंद करते हुए उस बच्चे से पूछा, क्या वो छोटू, यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात का? तुम्हारा घर कहाँ है? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, भैया मेरा कोई घर नहीं है, मैं बस यहीं इस रास्ते पर ही रहता हूँ। तो इस पर मैंने कहा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, वो उधर आगे सड़क के किनारे, मैं उधर ही जा रहा था। तो इस पर मुझे दया आ गई और मैंने उस बच्चे से कहा, ठीक है चलो आओ मेरे साथ, बैठो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने उस बच्चे को सामने बिठा लिया। पता नहीं पीछे सही से बैठ पाएगा भी या नहीं, कहीं गिर ना जाए, यही सोचकर मैंने उसे सामने बिठा लिया और मैं आगे बढ़ने लगा। अभी मैं रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उस बच्चे के पैर मेरे पैरों से टकरा रहे हैं। इस पर मैंने कहा, बेटा अपने पैर आगे जो लोहे के रॉड है ना उस पर रखो। तो इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरे पैर वहाँ नहीं जा रहे हैं अंकल। तो इस पर मैंने कहा, क्यों नहीं जा रहे? इतना कहते हुए मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। मेरी रूह एक पल को कांप सी गई। मैंने देखा कि उस बच्चे के पैर एकदम लंबे हो गए हैं और बाइक के टायर तक पहुंचते हुए बिल्कुल ज़मीन पर घसीट रहे हैं। मैं एकदम से हड़बड़ा गया। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इस बच्चे के पैर इतने लंबे हो कैसे गए। तभी मैंने एकदम से बाइक रोका और मेरे बाइक रोकते ही उस बच्चे ने पलटकर मेरी तरफ देखा, मगर वो पलटा नहीं, उसने पूरी गर्दन ही मेरी तरफ घुमा दी। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रहे थे और वो एक डरावनी हंसी हंस रहा था। मुझे समझ नहीं आया। मैंने बाइक वहीं छोड़ा और वापस दौड़ते हुए बिल्कुल रोहित के घर की तरफ भागने लगा। भागते भागते मैं गिरते पड़ते जैसे तैसे रोहित के घर वापस पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई। किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उनमें से ज़्यादा लोग तो नशे में धुत थे। मैं पूरी रात रोहित के घर पर ही रुका रहा और सुबह ही मैं वापस गया। मैंने देखा रास्ते पर मेरी बाइक गिरी पड़ी थी, जिसके बाद मैंने बाइक उठाया और सीधे घर गया। उस दिन के बाद से मैं कभी भी रोहित के घर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।